जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रुकेश में। आज हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज को आगे पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में सामाजिक और राजनीतिक जीवन कक्षा 6 की इस महत्वपूर्ण जो सीरीज चल रही, तो सीरीज में आज जो हम लोग को पढ़ना, उस टॉपिक का नाम आपको पता है, लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व। और ये एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो परीक्षा में यहाँ से प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं और ये आपके सिलेबस में पूरी तरह से रखा गया है। और अगर आपको एनसीईआरटी सीरीज पूरी तरह से तैयार करना है तो आपको सभी सब्जेक्ट पर अपनी पूरी पकड़ और कमांड बनाकर रखना होगा। तो बिना देरी किए आज हम लोग इस टॉपिक की तैयारी शुरू करते हैं। तो आप लोग जो लोग भी जुड़े हुए हैं पेड क्लास के होंगे उनको नोट्स मिला होगा, लेकिन नोट्स थोड़ा सा शॉर्ट होता है कि जब मैं डिफाइन करूँगा थोड़े से बड़े में डिफाइन करूँगा, माने हर एक चीज़, हर एक तथ्यों को पूरी तरह से समझाते हुए। जैसे आपने देखा कि अगर लोकतंत्र की बात करें तो लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। एक प्रश्न आता है, सरकार किसे कहते हैं। तो इसकी पहले की वीडियो में हमने देख लिया था सरकार क्या है। अब हमारा जो टॉपिक है वो लोकतांत्रिक सरकार किसे है। और वैसे लोकतांत्रिक सरकार के बारे में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर आपको मिलता है तो अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। ठीक है, लिंकन की परिभाषा भी आगे हम आपको इसके बारे में जिक्र करेंगे। अगर आपको किसी को भी पता हो अब्राहम लिंकन का परिभाषा, आप कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट करके बताएंगे। देखिए, अगर दक्षिण अफ्रीका, अगर यहाँ पे देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पर कई प्रजाति के लोग रहते हैं। श्वेत जिन्हें हम गोरे कहते हैं, अश्वेत जिन्हें हम काले कहते हैं, जिनकी त्वचा का रंग सांवला होता है, जैसे हम भारतीय भी उनके अंतर्गत आते हैं। तो वहाँ पर रंग भेद को लेकर कई वर्षों से लगातार संघर्ष चला रहा था। माने विश्व में दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जो रंग भेद से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। कौन? दक्षिण अफ्रीका। और विश्व में दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां रंग भेद के साथ साथ त्वचा के रंग, मतलब रंग भेद का जो है त्वचा के रंग के आधार पर था। और इस रंग भेद का अर्थ था कि श्वेत व अश्वेत दोनों प्रकार जो प्रजाति थे उनके आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर स्तर पर उनमें भेदभाव होता था। दक्षिण अफ्रीका के जो श्वेत लोग को अफ्रीकन्स बोलते थे। जो श्वेत लोग होते थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें अफ्रीकन्स कहते थे। याद रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अफ्रीकन्स किन्हें? ये श्वेत लोग को, अर्थात गोरे लोग को अफ्रीकन्स कहा जाता था। और जबकि अश्वेत लोग की जो मूल भाषा थी वो जुलू थी। जो अश्वेत थे, जो कौन थे? अश्वेत थे, उनकी जो भाषा थी वो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। वो क्या था? जुलू था। ये दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत की जो भाषा थी वो जुलू था। ठीक है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर त्वचा अर्थात चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव होता था। दक्षिण अफ्रीका की जो प्रजाति थी वो अलग अलग समूहों में बटी थी। श्वेत, अश्वेत, भारतीय, एक दूसरे संबंध बनाने की भी इजाज़त नहीं थी। ये प्रजाति के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे, न आम सुविधा का इस्तेमाल कर सकते थे। और शायद सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, और रंग भेद का जो कानून भी अलग था। मतलब श्वेत अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग थे, उनकी गाड़ियाँ अलग थी, और उनकी ज़रूरत के सामान अलग होते थे। यहाँ तक कि जो रेलवे स्टेशन होता था, बस स्टैंड होता था, वे भी श्वेत के अलग और अश्वेत के अलग हुआ करते थे। सोचिए कितना बड़ा भेदभाव दक्षिण अफ्रीका में था। और अश्वेत जो लोग थे, जो काले लोग थे, उन्हें मत देने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था। अच्छी ज़मीन जो होती थी श्वेत लोगों को मिलती थी, जो खराब ज़मीन होती थी, अनुपजाऊ ज़मीन होती थी, वह श्वेत लोगों को मिलती थी। इतना बड़ा डिफरेंस था। और भारतीय जो थे वो भी अश्वेत के बराबर भी नहीं माना जाता था उन्हें, मतलब उनके साथ, भारतीयों के साथ भी वहाँ भेदभाव किया जाता था। और दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे, और हेक्टर पीटरसन वही रहता था। तो अभी हेक्टर पीटरसन के बारे में जानेंगे। तो जो श्वेत लोग हैं उनकी जो भाषा थी अफ्रीकांस थी। क्या थी? अफ्रीकांस जो थी ये श्वेत की भाषा थी, और जुलू जो थी अश्वेत की भाषा थी। ये दोनों जानते रहेगा। जो श्वेत लोग होते थे अफ्रीकांस बोलते थे, ठीक है, लेकिन अश्वेत जो लोग थे वो जुलू बोलते थे। यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे स्क्रीनशॉट के तौर पर लिखे रखिएगा और रख के रखिएगा, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में कभी न कभी आपके काम जरूर रहेगा। ठीक, और अफ्रीकांस जो जुलू का विरोध करते थे, और तब जुलू भाई सीधी सी बात अफ्रीकांस का ही विरोध करेंगे ही। तो फिर हम देखा कि वहाँ पे इस बातों को लेकर आपस में बड़ा, हेक्टर नामक व्यक्ति था, उसको लेकर हेक्टर पीटरसन वही रहता था। उसने इसको लेकर जब वहाँ पे सपाटियों को लेकर बात करता, विरोध के उसे बेरहमी से पीट दिया गया, उस पर गोलियां बरसाई गई, और 16 जून 1976 की घटना हो गई वहाँ पे। फिर आगे हम देखेंगे कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके माने जाने नेता नेल्सन मंडेला रंगभेद के खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया। नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया।
ठीक है, और रंगभेद के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष किया और अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। सोचिए कि भारत 1947 में आज़ाद होकर एक लोकतांत्रिक देश बन गया, लेकिन वहीं दक्षिण अफ्रीका 1994 जाकर एक लोकतांत्रिक देश बना। और तब से सभी प्रजाति के लोग को बराबर हिस्सा माना जाता है, सभी लोग मतदान कर सकते हैं, सभी की भागीदारी आपस में बराबर होना शुरू हो गया। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला के लगातार प्रयास के बाद 1994 दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त किया गया और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकतंत्र के तहत जनता शासन प्रक्रिया में अपनी भागीदारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। तो यह बात आपके लिए महत्वपूर्ण हो गई। तो फिर जो लोकतंत्र में भागीदारी होती है, चुनाव में वोट देकर लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं या प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं कि उनकी मांगों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक, इन सभी बातों को यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। और भारत में अगर लोकतांत्रिक देखा जाए तो यहाँ पे निश्चित समय होता है जिस पर लोग रहते हैं। खासकर हमारे यहाँ 5 वर्ष है, चाहे राष्ट्राध्यक्ष की बात करें चाहे शासनाध्यक्ष की बात करें, सभी का जो कार्यकाल है वो निश्चित है, 5 वर्षों का रखा गया है। सरकार फिर सत्ता में बनी रहती तब तक संभव है, लोग उसे बार बार चुने, चुनाव समय आने पर लोकतंत्र में अपनी ताकत महसूस करती है। और वैसे देखा जाए भारतीय लोकतंत्र में तो सबसे ज़्यादा ताकतवर जनता है, क्योंकि जनता ही शक्तियाँ ही उन्हें देती है। और भागीदारी करने का अलग अलग होता है। हमारे यहाँ 5 चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा भी लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय नीतियों पर लोगों को भाग लेना चाहिए और कई तरह के सरकारों काम में रुचि भी ले सकते हैं, उनकी आलोचना कर कर अपनी अपनी भागीदारी भी निभाते हैं। अगर आपके आधार पर काम नहीं कर रही है तो लोकतंत्र में जनता की जो भागीदारी होती है केवल वोट ही नहीं देती, वह सरकार की नीतियों की रुचि लेती है, उसकी सराहना करती है, उसकी आलोचना करती है समय समय पर। उसके लिए साधन हड़ताल कर कर, धरना प्रदर्शन कर कर, जुलूस निकाल कर, हस्ताक्षर अभियान कर कर आदि कर कर सरकार की किसी भी नीति से यदि व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह का कोई नुकसान होता है तो हम आप क्या कर सकते हैं, विरोध भी प्रदर्शन कर सकते हैं, किसके, सरकार के खिलाफ। ठीक, तो यह बात हम लोग जानते रहेंगे क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कैसे जो है हम अपना विरोध प्रकट करते हैं। और प्रेस मीडिया जिसे आप जानते हैं, शायद आप लोग को पता होगा कि प्रेस मीडिया क्या है। प्रेस, ये आजकल तो प्रेस मीडिया में आपका मतलब न्यूज़ मीडिया से होता है, लेकिन सबसे पहले तो अखबार था, प्रेस मीडिया में ई मीडिया हुआ। तो और ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। जैसे 3 स्तंभ हमने पढ़ा था, व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका लागू करने का काम करती है, न्यायपालिका उससे बने हुए कानून का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है दंडित करने का काम करती है। मानी जो लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ थे, लेकिन चौथा स्तंभ जो था प्रेस, जिसे मीडिया कहते हैं, जनसंचार जिसे कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, 19 के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग संविधान पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये देखेंगे। तो यह भी क्या है, यह भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा मतलब, मैं बोल सकता हूँ, अपनी बातें रख सकता हूँ। ये किसके अंतर्गत आता है, ये आर्टिकल या अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। अभी इसके बाद में बताएंगे किस उपखंड के अंतर्गत आता है, तो वो बातें वहाँ जब पहुँचेंगे तो इस बात पर हम लोग और ज़्यादा अच्छे से प्रकाश डालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो लोकतंत्र में बहुत तो कुछ लोग होते हैं जो भागीदारी का आंदोलन का भी सहारा लेते हैं। जैसे आपने देखा कुछ दिन पहले अन्ना हजारे ने किया था। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, अन्य जो उपाश्रित वर्ग के लोग होते हैं वह इसमें अपनी भागीदारियां भी करते हैं। लोकतंत्र में अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय के लिए वाद विवाद और संघर्ष होते हैं। किसके लिए, अधिकार के लिए। हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, अधिकार के लिए लोग लड़ाई करते हैं। स्वतंत्रता के लिए, माने कहाँ तक स्वतंत्रता दी जाए, समानता, न्याय, इनके लिए भी हम लोकतांत्रिक देश में रहकर क्या कर सकते हैं, हम विरोध कर सकते हैं, हम अपनी मजबूत बना सकते हैं, हम संघर्ष कर सकते हैं, हम वाद विवाद कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। यह हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये विवाद जो है तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृति, धर्म, क्षेत्र, आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे से तालमेल नहीं बैठ पाता, तभी यह विवाद जन्म लेता है। भारत में भी ऐसे विवाद हैं, ऐसे आए दिन विवाद होते रहते हैं, लेकिन उनका अलग अलग है। और विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्म, क्षेत्र, आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। और ऐसा तब होता है जब कुछ लोग को ऐसा लगता है उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवाद को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीका भी अपनाते हैं, जो गलत है। अन्य लोगों में भय, असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इन विवादों को क्या करे, समाधान करे। और जैसे आपने देखा होगा, धार्मिक जुलूस कई बार उत्सव की समस्या कारण बनती है। जैसे धार्मिक जो जुलूस होता है निकालते समय कई बार हिंसा भड़क जाती है,
और भड़कने का खतरा भी रहता है। कभी कभी जुलूस से लोग उत्तेजित हो जाते हैं, लोग जुलूस पर पत्थर फेंकते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो सरकार अर्थात पुलिस के साथ ऐसे मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और पुलिस की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना बने और एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकाला जा सके। तो भारतीय संविधान में बुनियादी नियम कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार के लोगों के लिए हैं, सबको उनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी धर्म, जैसे हमारा देश क्या है, पंथ निरपेक्ष, भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक, ये बात हमें आपको जानना चाहिए। अब देखेंगे भारत में, तो भारत में नदी पर भी कई बार विवाद बन जाता है। कुछ नदियों एक से अधिक राज्यों से जब होकर बहती है, 3 राज्यों से नदी गुजरती है, उनके बीच नदी के पानी को जो बंटवारा होता है उसको लेकर विवाद बन जाता है। और आपने देखा होगा कर्नाटक और तमिलनाडु यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे कर्नाटक है और यहाँ पे ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये कर्नाटक और जो तमिलनाडु का क्षेत्र पे, इनमें भी नदी को लेकर विवाद हुआ है। तो इसमें जो नदी है उसका नाम है कावेरी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कावेरी नदी जो जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, ये बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। और कर्नाटक में कृष्ण राजा सागर बांध बना है। कर्नाटक में कौन है? कृष्ण राजा सागर बांध बना है। ठीक, और वहाँ से पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इसमें बेंगलुरु शहर की जरूरत भी पूरी होती है। तमिलनाडु में मेटूर बांध बना है। तमिलनाडु में कौन सी बांध है? एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ। यहाँ पर तमिलनाडु में क्या है? मेटूर बांध बना हुआ। कौन सा बांध? मेटूर। यहाँ पे कृष्ण राजा सागर बांध बना हुआ, ये जानते रहिएगा। इसी नदी के पानी से राज्य का डेल्टा भी सींचा जाता है। तो दोनों बांध एक नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्ण राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। माने ये दोनों कहाँ पर है? ये एक कर्नाटक में है और एक तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, डायग्राम के बाहर आ गया है तो मतलब चित्र बनाने में थोड़ा असुविधा हो रही थी, इसलिए ये बाहर चला आया है। ठीक है, मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्ण सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। मतलब यहाँ से जब तक पानी छोड़ा नहीं जाएगा तब तक मेटूर बांध में पानी नहीं आएगा। इसको लेकर दोनों में विवाद होता है। ठीक है, और अपने लोगों की जरूरतों के भरपूर पानी चाहिए, नहीं मिल पाता, इस विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है, तब भारत सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के पानी का जो बंटवारा है पूरी तरीके से सही हो सके। तो ऐसे भारत में अन्य कौन कौन से नदी विवाद हैं वह कमेंट करके आप इलानी दुर्गेश पे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे आप लोग ये जानते रहिएगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है। उम्मीद करता हूं यह बात आपको, यह टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। एक छोटा सा टॉपिक रहता है, समानता और न्याय की बात करता है। देखिए, लोकतंत्र का एक मूल्य है समानता और न्याय। तो लोकतंत्र में अंबेडकर ने भी देखा होगा, अस्पृश्यता के जो छुआछूत है उसको दूर करने का प्रयास किया, जो एक बात बताता है वो समानता की बात करता है। और हम लोकतंत्र सरकार का जो मुख्य विचारों में से एक उनका न्याय समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। न्याय समानता एक दूसरे के क्या है? पूरक है। और अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। किस अनुच्छेद के द्वारा? तो छुआछूत जो है वह अनुच्छेद 17 के द्वारा। याद रखिएगा, नहीं यहाँ से प्रश्न काफ़ी परीक्षा में पूछा जाता है और आप लोग इसलिए इसे रट्टा मार लीजिएगा। ठीक, तो लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, ये यातायात की सुविधा से दूर रखा गया। पहले हालात यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिर में घुसने तक नहीं दिया जाता था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उन्हें अपने ज्ञान का पुंज से, अपने खुद से, माने जो संविधान सभा में अपनी बात रखी और माननीय संविधान सभा ने इस बात को स्वीकार किया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 के माध्यम से इसे खत्म कर दिया गया। माने कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर नहीं भेदभाव कर सकता है, न छुआछूत कर सकता है। ये सभी बातें हमारे मूल अधिकार में आ गई हैं और ये सब अमानवीय प्रथा को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब हम लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार करें, माने एक साथ सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करें। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है। उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि जो लोग लड़कों को देखभाल लड़के ज़्यादा करते हैं, उनका मतलब है कि समाज में लड़कियों को उतना महत्व नहीं देना चाहिए जितना लड़कों को देना चाहिए। गलत है, ऐसा नहीं है। यह धारणा गलत है या न्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए जिसमें लड़कियों को अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सके। उदाहरण अगर देखें तो सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म करने या कम करने का प्रावधान किया गया ताकि लड़कियों को लोग बढ़ावा दें। तो ये सब बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो लोग भेदभाव कम कर रहे हैं। वो आपने कैसे समझा? अन्य लोग भी
आपसे सहमत थे कि नहीं, इस स्थिति पे आपने क्या राय है, क्या आप किसी भी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है, उदाहरण देकर बताइए। आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों की स्कूल में जाने से मदद कैसे मिलेगी? ऐसे प्रश्न आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे जिसका उत्तर आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, तो अब वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका का जीवन कैसा है, भारत में कैसा है, अगर भारत में ऐसा होता तो आप क्या करते? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में भी आ रहे होंगे। तो ये टॉपिक, ये जो था, ये लेसन आज आपका खत्म हुआ एनसीईआरटी के आधार पर। देखिए यहाँ पे नोट्स में कम था लेकिन लेक्चर में आपने कुछ ज़्यादा पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं आपको सारा टॉपिक, सारा कंटेंट समझ में आ चुका होगा, मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। ईयरफोन लगा के आराम से अगर आपने इस लेक्चर को सुन लिया, यकीनन आपके एनसीईआरटी आराम से घर बैठकर पूरा हो जाएगा। ये पेड क्लास के लिए क्लासेस चल, और आप ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके घर बैठे ऑनलाइन ऑफलाइन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। हमारी क्लासेस जौनपुर जनपद से संचालित की जाती हैं। जौनपुर में आकर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस का, ई-लर्निंग विद दुर्गेश का पे, और डिस्क्रिप्शन में ऐसे लिंक है, और लिंक से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएगी और सभी क्लास की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पे उपलब्ध कराई जाएगी। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज, यूट्यूब ई-लर्निंग विद दुर्गेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दीजिएगा। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। कर भला तो हो भला। तो आप बताइएगा हमें अब्राहम लिंकन के आधार पर लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है और हमारे देश में लोकतंत्र की क्या भूमिका है। अगर आप सरकार होते तो वर्तमान समस्या में आप क्या हल निकालते? ऐसे सवाल अपने मन में लाइए और कमेंट करके सवाल भी पूछ सकते हैं और इस सवालों का जवाब भी दे सकते हैं। कावेरी जल विवाद के साथ भारत में अन्य किन राज्यों में जल विवाद को लेकर समस्या है? नदी का नाम, राज्य का नाम जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।